सब जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, और उसमें हमने पार्ट 1 में समझा था फंडामेंटल्स, और पार्ट 2 जो हैबिट क्रिएशन का फर्स्ट लॉ है क्यू क्रिएशन, तो उसमें हम लास्ट चैप्टर जो है आज उसे कवर करेंगे। आज का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम वियतनाम वॉर की केस स्टडी समझेंगे, और उसके बाद सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो कि चैप्टर का नाम है उसके बारे में ऑथर ने क्या बताया वो देखेंगे। फिर ऑथर एक बात बताते हैं कि कैसे हमारी जो बैड हैबिट है वो रीअपियर होती रहती है, उसका क्या कारण होता है, और फिर कैसे क्या हम करें कि अपनी बैड हैबिट को हम ब्रेक कर पाए। और लास्ट में हम ग्रुप एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम देखें कैसे कोई भी हैबिट को ब्रेक किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो पार्ट 2 का लास्ट है। पार्ट 2 मतलब जो फर्स्ट लॉ है हमारा क्यू क्रिएशन, उसका लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो ऑथर इस बात को समझाने के लिए वियतनाम वॉर की केस स्टडी का यूज करते हैं। ऑथर बताते हैं कि जो वियतनाम एक कंट्री है ईस्ट एशिया में, वहां पे जब वॉर हुआ था तो अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को वहां डिप्लॉय किया था। तो उस दौरान एक रिसर्चर है टोनी नाम से, उन्होंने वहां रिसर्च की थी, और उन्होंने वहां पाया कि जो सोल्जर्स है उनमें हीरोइन एडिक्शन की एक आदत थी, हेरोइन एडिक्शन की। उन्होंने ये पाया कि जो 15% यूएस सोल्जर है वहां जो डिप्लॉयड है, स्टेशन है, उनको एडिक्शन हो गई है ड्रग्स की। और जिसमें से ये रिवील हुआ कि 35% जो थे सर्विस मेंबर इन वियतनाम हैड ट्राइड हीरोइन while 20% वर एडिक्टेड। तो प्रॉब्लम जो थी वो जैसा उन्होंने शुरुआत में 15% सोचा था उससे भी ज्यादा वर्स थी, उससे भी ज्यादा मात्रा में जो सोल्जर्स थे वहाँ एडिक्टेड थे। तो रॉबिन ने वहाँ जो फाइंडिंग रही वो इस तरह रही कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो वहाँ पे सोल्जर डिप्लॉय थे उन्होंने उन्हें फिर अपने घर में भेज दिया, मतलब अमेरिका में भेज दिया वियतनाम से, यानी कि उनके इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया। और ये पाया कि उनका बिहेवियर जो है वो भी चेंज हो गया, यानी जो उनकी एडिक्शन की आदत थी वो भी चेंज होगी। तो रॉबिन ने पाया कि एडिक्शन जो थी वो डिसॉल्व होगी जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आया। और जो सोल्जर्स से जब उन्होंने अपने घर में अमेरिका में टाइम बिताया तो वो इजीली उसको हैबिट को ब्रेक कर पाए, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था वियतनाम में जब वो थे तो उनके पास ड्रग्स इजीली अवेलेबल थी, और वहाँ पे माहौल भी ऐसा स्ट्रेस वाला था और फ्रेंड्स सर्कल ऐसा था। तो इससे क्या हो रहा था, एनवायरनमेंट इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट हो रहा था जिससे ना चाहते हुए भी वो उस काम को कर रहे थे। यानी बैड हैबिट कैसे बन रही है उसे ऑथर समझा रहे हैं कि बैड हैबिट उनकी कैसी बनी। इन्वायरमेंट इसमें मेजर फैक्टर रहा कि ना चाहते हुए भी उससे छोड़ नहीं पा रहे थे, और जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ वो इजीली उसको, मतलब जो रिसर्च शो करती है कि काफी परसेंटेज में, जैसा नीचे शो किया हुआ है कि ओनली 5% बिकेम री एडिक्टेड, यानी जितने भी सोल्जर्स थे उनमें से सिर्फ 5% ही री एडिक्ट हुए, यानी 95% लोग अपनी आदत को छोड़ पाए। और 3 साल बाद भी देखा तो सिर्फ 100% में से 12% लोग ही 3 साल बाद भी उस आदत पे वापस आए। तो कहने का मतलब ये निष्कर्ष निकला है कि 9 में से 10 सोल्जर एनवायरनमेंट बदलने की वजह से अपनी बैड हैबिट को छोड़ पाए। तो इसमें ऑथर फिर सेल्फ कंट्रोल वाला जो पार्ट है उसे समझाना शुरू करते हैं, जो चैप्टर की मेन थ्योरी है। तो वियतनाम केस स्टडी से हमने क्या समझा कि जो कल्चरल बिलीफ है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है कि बैड हैबिट के बारे में ये कहता है कि हम बैड हैबिट जो है वो हमारी वीकनेस है, हम उसे जब तक नहीं छोड़ पाएंगे जब तक हम इंटरनल डिसिप्लिन नहीं ला पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप ओवरवेट हो या स्मोकर हो या एक एडिक्ट हो तो आपको पूरा जीवन क्या कहा जाता है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप इसे कभी छोड़ नहीं पाओगे इस आदत को। जो आइडिया है ये डिसिप्लिन के बारे में, इसी को ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब सॉल्यूशन समझते हैं। जबकि रिसर्चर्स, जो आजकल की रिसर्च है वो इससे बहुत डिफरेंट पिक्चर शो कर रही है।
रिसर्च ये शो करती है कि जो डिसिप्लिन लोग हैं, इंस्टेड डिसिप्लिन पीपल आर बेटर एट स्ट्रक्चरिंग देयर लाइफ इन ए वे दैट डज नॉट रिक्वायर हीरोइक विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। यानी कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं बिना विल पावर और सेल्फ कंट्रोल के ज्यादा यूज किए। यानी जो अब तक की धारणा हमारी बनी हुई थी कि बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए हमें अपनी बैड हैबिट को छोड़ने में, या फिर बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑथर कहते हैं। और फिर ऑथर कहते हैं कि जो लोग द पीपल विद द बेस्ट सेल्फ कंट्रोल आर टिपिकली द वन हु नीड टू यूज इट एट द लिस्ट। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बेस्ट सेल्फ कंट्रोल करते हैं वो अपनी जो यानी कि विल पावर है उसका बहुत कम यूज करते हैं। हालांकि जो चीज वो यूज करते हैं वो है अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना। तो इट इज इजियर टू प्रैक्टिस सेल्फ रिस्ट्रेंट व्हेन यू डोंट हैव टू यूज इट वेरी ऑफन। हम क्या करते हैं कि सेल्फ रिस्ट्रेंट अपने आप पे सेल्फ रिस्ट्रेंट लगाते रहते हैं, जबकि हालांकि उसकी जरूरत नहीं होती। अपनी रिजर्वेंस और ग्रेट विल पावर का अननेसेसरी यूज करते रहते हैं जहाँ पे वो चाहिए भी नहीं। तो ऑथर कहते हैं कि वो बहुत कीमती है, तो उसे बाद के लिए संभाल के रखें। अभी जो सबसे इजीएस्ट वे है वो है डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि वो चीज बिना विल पावर की वो हैबिट हमारी छूट जाए। फिर ऑथर कहते हैं कि वन से हैबिट हैज बीन इनकोडेड, एक बार जो आदत बन जाती है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें क्या होती है कि जैसे वो क्यों आएगा वो हैबिट रीअपियर होगी। जैसे वियतनाम वॉर के केस में क्या हुआ था कि जैसे ही उनको एनवायरनमेंट चेंज किया गया तो उनकी वो जो हैबिट थी वो छूट गई। लेकिन चांसेस थे कि दोबारा से अगर वो उसी एनवायरनमेंट में जाते तो वो क्यों उन्हें रीअपियर हुई और वो हैबिट उनकी रीएमर्ज हो जाएगी। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम बैड हैबिट जब भी ब्रेक करते हैं तो वो हम गलत तरीके से करते हैं और वो तरीका बैकफायर करता है। इसके बाद ऑथर एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि पिक्चर्स में हम स्मोकिंग अगर किसी को छुड़वाना चाह रहे हैं तो हम लंग्स की पिक्चर शो करते हैं। तो इससे क्या क्या करते हैं, दोबारा से उस काम को करने के लिए उत्सुक होते हैं। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि जो बैड हैबिट है वो ऑटो कैटेलिटिक है, यानी कि प्रोसेस कैसे अपने आप को फीड करती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कई एग्जांपल से समझेंगे। जैसे क्या होता है कि हमें यू फील बैड, हमें ठीक नहीं लग रहा, तो हमने उसका सोल्यूशन क्या निकाला, जंक फूड खा के शायद हमें अच्छा लगे। पर होता क्या है कि जंक फूड खा के फिर से हमें बैड लगना शुरू हो जाता है, फिर से हम जंक फूड खा लेते हैं, फिर से बैड लगना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, लूप बन गया। तो बैड हैबिट क्या है, ऑटो कैटेलिटिक है, जो प्रोसेस है वो फीड करती रहती है अपने आप को ही। इसके बाद अगला एग्जाम्पल जो ऑथर लेते हैं वो टेलीविजन लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब भी हमें बोरिंग फील हो रहा होता है तो हम टेलीविजन वॉच करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि टेलीविजन वॉच करने की हम सोचते भी हैं कि उसको ना देखें, बट उस आदत को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास एनर्जी तब तक बची नहीं होती है। तो ये लूप चलता रहता है ऐसे ही। हम अपनी हेल्थ को लेते हैं, फिर हम मतलब जो लोग स्मोकिंग के एडिक्ट होते हैं वो एनेक्सिटी में क्या करते हैं, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, फिर वो और एनेक्शियस हो जाते हैं। तो ये क्या डाउनवर्ड स्पाइरल है बैड हैबिट्स का, इस तरह जो चलता है। इसको ऑथर नाम देते हैं क्यू इंड्यूस्ड बॉन्डिंग, यानी कि क्यू जो है बैड हैबिट की क्यू है वो भी हमें बैड हैबिट जैसे गुड हैबिट में क्यू काम कर रही थी सेम बैड हैबिट में भी वो काम करेगी। यानी कि बैड गुड हैबिट बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा अपनी क्यूज को स्प्रिंकल कर रहे थे अपने चारों ओर, ताकि हमें वो चीज याद आए और हम वो करें। तो बैड हैबिट में क्या करना है, उसका रिवर्स करना है। जिस बैड हैबिट को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके क्यूज को भी हमें एलिमिनेट करना है, वरना ये क्यू इंड्यूस्ड वांटिंग जो है यानी स्पाइरल बनता जाएगा और वो चीज हम ना चाहते हुए भी करते रहेंगे बार बार। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो ये प्रोसेस है ये हमारे साथ हमें
हमेशा हो रही होती है, हालांकि हमें पता नहीं होता। साइंटिस्ट ने क्या पाया है कि जैसे जो कोकेन की पिक्चर होती है, उसको जस्ट 33 मिली सेकेंड देखने से भी हमारे ब्रेन में वो एक डिजायर क्रिएट करती है, यानी कि एक बार क्यू सिर्फ 33 मिली सेकेंड के लिए भी हमारे सामने आ जाता है, तो वो क्रेविंग हमारे क्यू का काम करती है और वो इच्छा हमारे अंदर उसको करने के द्वारा होती है। तो पंच लाइन इस पूरे में क्या है कि यू कैन ब्रेक ए हैबिट बट यू आर अनलाइकली टू फॉरगेट इट। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप उस हैबिट को ब्रेक कर लोगे बट फॉरगेट कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो हमारे क्या है, माइंड में मेंटल ग्रूव्स बन गया है। तो जब भी वो क्यू आएगा हम उसको दोबारा करेंगे। तो उसको इंटायरली रिमूव करना इम्पॉसिबल है, ऐसा ऑथर कहते हैं। और सिंपली रेजिस्ट करते रहना अपनी टेम्पटेशन को, ये भी एक इनफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। यानी कि इसमें ऑथर हमें एक बॉटम लाइन जो समझाना चाह रहे हैं कि अपनी विल पावर और सेल्फ रिस्ट्रेंट का जो हम यूज कर रहे हैं उसका भी ज्यादा दिन तक असर रहेगा नहीं। हम अगर सोच लें कि जेन एटीट्यूड को हम फॉलो करें और इससे क्या होगा कि हम अपनी बैड हैबिट को रिमूव कर पाएंगे, तो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी। शॉर्ट रन में भले ही हम अपनी टेम्पटेशन को किल कर लें, बट लॉन्ग रन में दोबारा से वो रीएमर्ज हो जाएगी। मेन जो सार है आज के चैप्टर का वो यही है कि बैड हैबिट को रिमूव करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है उसकी क्यूज को एलिमिनेट कर देना। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है, आई हैव नेवर सीन समवन कंसिस्टेंटली स्टिक टू पॉजिटिव हैबिट इन ए नेगेटिव एनवायरनमेंट। यानी आसपास अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट रहेगा या फिर कोई व्यक्ति सोचे कि आसपास क्यूज रहे बट मैं तो इतना सेल्फ रिस्ट्रेंट है मेरे पास, मैं इसमें भी सब कुछ अपनी गुड हैबिट को मेंटेन कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो आज से लेसन हमें क्या सीखना है कि क्यूज को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि बैड हैबिट जो हमें एलिमिनेट करनी है अपनी, वो कोई भी 5 बैड हैबिट हम लिखेंगे और फिर वो सामने उनके लिखेंगे कि वो कौन सी क्यूज हैं जिनकी वजह से ये बैड हैबिट ट्रिगर होती हैं। तो सोल्यूशन ऑथर बताते हैं कि मोर रिलायबल अप्रोच जो बैड हैबिट को कट ऑफ करने की है, एक लाइन जो हमें याद रखनी है कि टू रिड्यूस एक्सपोजर टू द क्यू दैट कॉजेज इट। जो क्यूज उसका जो एक्सपोजर जो है उसको कम करना ताकि क्यूज भी कम हो जाए और वो हमारी हैबिट एलिमिनेट हो जाए। तो अब हम एक ग्रुप एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप सबको पार्टिसिपेट करना है। मतलब कि आजकल सबसे ज्यादा जो डिस्टरबेंस हो रही है वो फोन की वजह से हो रही है। तो इसमें एक सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इफ यू कैन नॉट सीम टू गेट एनी वर्क डन, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत देर से काम में लगे हुए बट वो उतना प्रोडक्टिवली काम हो नहीं रहा है, तो इस क्यू को आप कैसे एलिमिनेट करोगे, फोन वाले क्यू को। फोन अगर आपको लगता है कि ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है तो आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने तो छुपा दिया था फोन। आपकी आवाज we can one small because time is very less, everybody has to say many things. I'll say one sentence. We can listen more songs on radio, background music, while working rather than using too much of phone for everything. ये पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि हमें फ़ोन को कैसे फ़ोन को जो क्यू मिल रहा है उसको कैसे अलग करना अपने से। और मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं था, बुक भी नहीं पढ़ी थी, बट ये चीज़ मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं अपना फ़ोन जो है वो ड्रॉर पे डाल लेता हूँ रूम पे जाने से पहले भी और जब मैं वर्क कर रहा हूँ, तो और ये काफ़ी हेल्प कर रहा है मुझे भी। वेरी गुड, इंस्पायरिंग। And sister, what I do, another thing, if I have to go for kitchen or being with my husband for 2-3 hours, I leave my phone in my own room whenever I go for activities. And believe you me, I never miss my phone for even 4 hours. When I'm doing other activities, my phone is at the other place.
in the different room. That's how I minimum use it. Second point. अंशुल जी सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे. ओके सॉरी. हाँ जी सेकंड क्वेश्चन. अंशुल जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम ले सकते हैं कि कई बार हमारा टेलीविजन की वजह से ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो उस क्यू को कैसे एलिमिनेट करेंगे? रिचार्ज ही नहीं करना टेलीविजन का. क्या करना? रिचार्ज नहीं करना उसको. वो रहता ना, अच्छा अच्छा रिचार्ज अच्छा. करना पड़ता है ना. ओके. और आजकल टेलीविजन में ये फैसिलिटी भी यही है कि जो चैनल आपके लिए यूजफुल है उसी को ही सब्सक्राइब करें और बाकी चैनल्स को आप हटा दें. वाह वेरी गुड चॉइस. इसके अलावा नेक्स्ट है कि कई बार हमें पता नहीं होता, बट हम अंदर ही अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है, मतलब हमें अच्छा नहीं फील हो रहा होता, तो उसका कारण क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, और उसको एलिमिनेट करने के लिए हम करेंगे? मतलब चलते चलते सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है कई बार, तो उसका रीजन क्या है और सॉल्यूशन क्या है? तो हिंट हम दे देते हैं कि उसका कई बार रीजन होता है कि हम सोशल मीडिया के टच में ज्यादा रहते हैं. तो अब आप बताइए कैसे हम उस ट्रिगर को कम कर सकें? We can talk to ourselves, acknowledge the problem, why my mood is off, why I'm feeling so low. First, we have to know our thought patterns within. Sit in solitude, talk to yourself, and the time comes when you know why you're feeling bad. Then you can change it. You can tell your mind also, look, now we can indulge in some good activities, going for a small walk, or playing a Ludo, or talking to someone very special. So you have to acknowledge and let go. Unless we clear it out from the mind, it will keep recurring. हाँ जी, जैसा साक्षी ने भी यहाँ लिखा है स्टॉप कंपेयरिंग, बट हमारा ये क्यों कैसे हम एलिमिनेट करें उसके लिए? बैड हैबिट एलिमिनेट करने का जो तरीका हम सीख रहे हैं वो है क्यू एलिमिनेशन, क्यू एक्सपोजर को कम करना. Most of the time what happens, we whenever we go on social media, we focus on others most of the time. That's why whenever we focus on others, our improvement goes down. We don't look at ourselves. Once we start focusing on ourselves, then it will definitely help us to improve many things. Like previously one of the person said कि हमको खुद पे ध्यान देना चाहिए, खुद से बात करना चाहिए. Once we start talking to ourselves, then definitely we will come to know our shortcomings, and once we know that, then we can overcome those. Because सामने वाला नहीं बता सकता हमको कि हमारी कमियां क्या है. Maybe to some extent they can, but हमको जितनी कमियां हमको खुद को मालूम होती है वो किसी और को नहीं. So it's always better to talk to ourselves first, and focus should be on ourselves. हाँ जी. इसके अलावा
हमें आज का असाइनमेंट ये रहेगा कि हम सबको अपनी बैड हैबिट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अभी थोड़ा क्या है, वेगनेस है, हम सब ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं बट ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन एक्टिवली से कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना है कि जो इसके 5 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आज, जैसे वीकेंड है तो हम टाइम निकाल के जरूर एक बार रिवाइज कर लें। जैसे हैबिट स्कोर कार्ड था, और इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन था, हैबिट स्टैकिंग था। ये जो 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, ये 4th पॉइंट है, तो उन्हें हमें जरूर लिखना है। और ये हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्टिविटी हमारी हो जाए तो हमें ग्रुप में सेंड करना है कि एक्टिविटी 1 डन। एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं, करना क्या है आप लोग पे नोट डाउन कर ले। जैसे हैबिट स्कोर कार्ड हमारा रहेगा एक्टिविटी 1। जब आप इसे कर ले, मतलब अगर आपने कर ली है तो फिर आप अभी सेशन के तुरंत बाद लिख सकते हैं एक्टिविटी 1 डन। अगर नहीं किया तो करने के बाद आपको ग्रुप में सेंड करना है कि एक्टिविटी 1 हैबिट स्कोर कार्ड डन। उसके बाद एक्टिविटी 2 रहेगी हमारी इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। कोई बता सकता है उसमें क्या इक्वेशन थी? रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन एक बार, क्या पूछ रहे हैं आप? हम पूछ रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था उसमें क्या इक्वेशन थी? उसमें था टू मेक इट ऑब्वियस। एक इक्वेशन थी जो हमें फिल करनी थी, टाइम और लोकेशन थी। हमने केस स्टडी समझी थी। हाँ, मनीष बताएंगे। मनीष बता सकते हैं शायद, मनीष ने बहुत अच्छे से किया है। नॉर्मली वहाँ पे हमें टाइम और प्लेस बोल के एक कमिटमेंट लेना था। एग्जैक्ट इक्वेशन क्या थी? मनीष जी आप बताओ। एग्जैक्ट इक्वेशन ये होता है कि जैसे हमारा एक बिहेवियर होता है, उस तो हमें एक एक्शन सेलेक्ट करना है कि हमें ये चीज़ करनी है, और फिर वो सिर्फ बोलने तक नहीं रहेगी, हमें उसके लिए थोड़ी एक कमिटमेंट रखनी पड़ेगी कि किस टाइम पे करनी है और कहाँ पे करनी है। क्योंकि जब हम लोकेशन और टाइम डिसाइड करते हैं तो हमारी मेमोरी को अच्छी तरह याद रहता है कि करनी, और एक अलर्टनेस बनी रहती है कि भाई ये चीज़ है, जो ये टास्क है मेरे पास जो मुझे कंप्लीट करना है। इस चीज़ को मैंने आज प्रैक्टिस किया थोड़ा सा, और काफ़ी सक्सेस भी मिला, और कुछ कुछ चीज़ें रह भी गई। हाँ जी, तो एग्जैक्ट इक्वेशन थी आई विल डू दिस एट दिस टाइम। जैसा कि लग रहा है कि सब थोड़ा थोड़ा मेमोरी फेड हो गया, मतलब सब भूल गया। ऐसा होता है क्योंकि हमने काफी टाइम से उसे रिवाइज नहीं किया। तो पहली एक्टिविटी दोबारा हम बता देते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड की रहेगी। जिसने बना लिया है तो वो अभी तुरंत लिख देंगे ग्रुप में एक्टिविटी 1 डन, और जिसने नहीं बनाया वो बनाने के बाद जरूर लिखेंगे। क्योंकि ये बुक सिर्फ बुक रीडिंग का हमारा सेशन नहीं है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हम ग्रुप की हेल्प से कर रहे हैं। तो हमें एक्टिवली, डेडिकेटेडली, कमिटेडली पार्टिसिपेट करना होगा इसमें। अब एक्टिविटी 2 जैसा कि बताया, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, जो इक्वेशन है आई विल डू दिस एट दिस टाइम, उसको लेके हमें कोई भी 5 हैबिट अपनी चूज करनी है और वो इक्वेशन उसमें इम्प्लीमेंट करनी है। अगर 5 ज्यादा लग रही है तो कोई भी 2, इनिशियल स्टेज पे हम टाइमिंग लेते हैं अपना गोल, सिर्फ 2 कोई भी आप हैबिट लीजिए और उस इक्वेशन में पुट करके उस हैबिट को पक्का करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप बना ले, वो एक्टिविटी 2 आपकी हो जाए, तो ग्रुप में फिर हम लिखेंगे एक्टिविटी 2 डन। और फिर थर्ड हमें क्या करना है, हैबिट स्टैकिंग वाली जो इक्वेशन थी, किसी को याद आ रही है क्या इक्वेशन थी वो? हाँ जी, हैबिट स्टैकिंग में हमारी जो करंट हैबिट होती है उसके साथ कोई हैबिट जो हम इंक्लूड कर सकते हैं वो साथ में करते हैं उसके। हाँ जी, जैसे एग्जांपल? फॉर एग्जांपल जैसे मेरे एक हैबिट है एक्सरसाइज करने के, पर मुझे ऐसा पता लगा कि एक्सरसाइज के साथ प्राणायाम करें तो वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो फिर मैं हैबिट्स
एक उसके साथ स्टैक कर दूंगा एक्सरसाइज करने के बाद या वॉक या फिर रनिंग करने के बाद कि मैं प्राणायाम भी करूंगा। हाँ जी, आपने बहुत ठीक बताया। हमारी इक्वेशन थी आफ्टर दिस आई विल डू दिस, यानी कि कई बार एकदम न्यू हैबिट को लेके आना इजी नहीं होता, तो ओल्ड हैबिट, दो ओल्ड हैबिट के बीच में हम नई हैबिट को स्टैक कर रहे थे। तो इसको लेके भी हमें कोई भी दो हैबिट अपनी बनानी है और दो इक्वेशन बनाने के बाद हमें ग्रुप में लिखना है एक्टिविटी 3 डन। और फोर्थ जो हमारे एक्टिविटी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, ये बता सकता है कोई इसमें क्या था? यस सिस्टर, इसके अंदर दिखाया था ऑथर ने कि एक ट्रेन में और बस में वो ड्राइवर यूज्ड टू टेल पीपल लाइक से इट लाउडली, and it was very rewarding habit and results were so good, like to motivate। तो चांसेस गड़बड़ होने के कम थे। जब आप पॉइंट और कॉल आउट करते हो तो आपके माइंड में रिमाइंडर बैठ जाता है और सक्सेस ज्यादा मिलती है। तो दैट आई डू रिमेम्बर। थैंक यू। हाँ जी, जैसा अंशु जी ने बहुत सही बताया, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। हालांकि हम थोड़े मतलब लेथार्जिक रहते हैं तो इसको करने का हमारा मन नहीं होता, बट हमें कॉन्शियसली अपने आप को बदलने की जो मिशन पे है हम, तो हमें इसमें भी इसको भी इंक्लूड करना है, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग जो हमारा टेक्निक है। तो अगर आपको क्या करना है कि कल पूरे दिन में कम से कम 2-3 बार कॉन्शियसली से प्रैक्टिस करना है, और अगर आप कर लो तो शाम को आपको लिखना है कि एक्टिविटी 4 डन। और उसके बाद फिफ्थ जो हमारा मेन यहाँ से टेक अवे था अब तक के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से, कि वन स्पेस वन यूज वाला जो कॉन्सेप्ट था, कि हम एक एनवायरनमेंट बनाए जो भी हैबिट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके लिए जो मतलब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, जैसे कि मैं स्टडी यहीं पे बैठ के करूंगा या योगा यहीं पे बैठ के करूंगा, इससे क्या होगा माइंड को वो चीज करना रोज इजी हो जाएगा। तो वो आप में से किस किसने किया उसको प्रैक्टिस और कैसे किया, अगर आप शेयर करना चाहें तो? शायद इसको किसी ने यूज नहीं किया है, तो इसको भी करेंगे तो हमें मतलब ये सारी चीज क्या है, टेक्निक्स है हमारे काम को इजी बनाने के लिए। तो ये करने के बाद यानी कि हमें क्या करना है, कॉन्शियसली सोचना है कि किस चीज को किस जगह पे मैं करता हूँ तो काफी इजी रहता है मेरे लिए वो करना। और फिर कोई भी एक लोकेशन आप फिक्स कर लो किसी काम के लिए, तो आपको ग्रुप में सेंड करना है एक्टिविटी 5 डन। मतलब एक एक बार सारी हो जाएगी हमारी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हमें रोज करना उसे आसान रहेगा। तो आज के लिए इतना असाइनमेंट लेते हैं और कुछ एक दो पॉइंट हमारे रह गए हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं पीडीएफ से। तो आज का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि हमने क्यों गुड हैबिट की तो बनानी सीख ली। ऑथर बताते हैं कि बैड हैबिट को रिमूव करना है तो उसका उल्टा करना है, यानी कि क्यू को हटाना है और विल पावर का ज्यादा यूज नहीं करना है। बेसिकली जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह बनाना है कि वहां हमें वो चीज दिखे ही ना। अगर सोशल मीडिया वाली हैबिट को हमें हटाना है तो हमें क्या करना है, कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि सामने चीजें हो भी तो भी हम ना करें, बट इनिशियल स्टेज में हमारे अंदर क्योंकि एनर्जी इतनी बची नहीं है इन चीजों के एक्सपोजर की वजह से, तो हम बेसिकली उन्हें थोड़े दिनों के लिए चाहे रिमूव कर दें या फिर उनको किसी ऐसे फोल्डर में डालें जहां हमें दिखे ना, अगर हमारा पर्पस सोशल मीडिया का एक्सपोजर कम करना है तो इसमें इस तरह ऑथर ने हमें सेल्फ कंट्रोल के बारे में समझाया। और ऑथर यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ समनिंग ए न्यू डोज ऑफ विल पावर whenever you want to do the right thing, your energy would be better spent optimizing your environment। यानी हर बात में विल पावर का न्यू डोज यूज करने की बजाय अपनी एनर्जी को हमें कहाँ यूज करना है, अपने एनवायरनमेंट को गुड हैबिट के लिए और अच्छा बनाने के लिए यूज करना है, ना कि बैड हैबिट में फाइट करने में।
तो इस तरह हमारी एनर्जी को चैनलाइज करना है और यही सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट है। तो नीचे जैसा यहाँ समराइज करके भी बताया हुआ है ऑथर ने, अगर आपने बुक देखा हो तो उसमें हर चैप्टर के बाद जितना पोर्शन कवर किया है उसको इजीली समझने के लिए जैसा यहाँ बताया, फर्स्ट लॉ में हमने मेनली ये 4 कॉन्सेप्ट समझे, हैबिट स्कोर कार्ड, इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन, थर्ड पॉइंट है हैबिट स्टैकिंग और फोर्थ था हमारा डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट। और ऐसी सेकंड लॉ जब हम सीखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे टूल्स समझेंगे जो आगे आने वाले सेशंस में हम देखेंगे। और ऐसे ही नीचे वाली जो एक और ग्राफिक है उसमें ऑथर ने हमें बैड हैबिट को रिमूव करने का जो आज तरीका बताया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेक इट इनविजिबल, जैसे उसमें था मेक इट विजिबल, तो इसमें क्या करना है उस चीज को इनविजिबल बनाना है। तो हमें क्या आज का असाइनमेंट एक और ये लेना है कि बैड हैबिट जो हम रिमूव करना चाह रहे हैं उनके क्यूज को आइडेंटिफाई करना है, क्या वो चीजें हैं जो बार बार आंखों के सामने आती है और हम वो काम करते हैं। तो ये आज की शेयरिंग थी। आप सब बता सकते हैं आपको सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट अब तक का क्या लगा। सिस्टर आई लव द पार्ट कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल ज्यादा लाना है, विल पावर कम यूज करनी है और जो क्यूज है उनको एफिशिएंटली उनको नेग्लिजिबल बनाना है जो अटेम्प्ट करते हैं हमें। दैट आई लाइक टुडे स्पेशली। जो बैड हैबिट्स की तरफ क्यूज है उनको हमें एलिमिनेट करना है, ये काफ़ी लर्निंग का पॉइंट था मेरे लिए। एक मुझे बुक का नाम याद आ गया इससे, अनसब्सक्राइब एक बुक का नाम है। तो बेसिकली दिस बुक इज बेस्ड ऑन दिस थीम कि कैसे हम अपने क्यूज के जो हमारे अराउंड एनवायरनमेंट में हैं उनको एलिमिनेट करें, अनसब्सक्राइब, अनफॉलो, अनफ्रेंड। सो दिस इज हाउ वी डू दिस। होप यू गेट द पॉइंट। Okay, so let's meet on Tuesday. Okay जी, good night.